बिना सीमा वाले, बिना पहचान वाले हॉल में, जहां हमेशा ठंड रहती है और हवा में मशीन तेल और धूल की स्थायी खुशबू भरी होती है, एक अद्भुत कहानी छुपी है। यह कहानी महान युद्धों या ऐतिहासिक शासनों से संबंधित नहीं है, बल्कि एक शांत, लगभग अदृश्य पृष्ठ से है, जिसे कागजी दस्तावेजों और रिपोर्टों में कैद किया गया है। अमेरिका के दिल में ओक्लाहोमा सिटी नामक शहर में एक अभिलेखागार है जिसमें यह मौन इतिहास केंद्रित है। यहीं इन भंडारण में मिलियनों पन्नों को सावधानी पूर्वक रखा गया है। हर उड़ान, हर निरीक्षण, हर छोटी खराबी की रिपोर्टें जो वायुयान के रास्ते में आ सकती थीं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सांख्यिकीय सटीकता, पूर्वानुमान और व्यवस्था का राज है। इस दुनिया में हर असामान्यता का स्पष्ट और तार्किक कारण होना चाहिए, जो संबंधित निर्देशों और मार्गदर्शिकाओं में लिखा होता है। इस विशाल डेटा महासागर में कुछ भी असामान्य होने की संभावना लगभग शून्य है। यह प्रणाली मामलों को वर्गीकृत करने, विश्लेषण करने और बंद करने के लिए बनाई गई है। यह अनिश्चितता या खुले अंत को सहन नहीं करती। हर चीज का स्पष्ट अंत और स्पष्ट कारण होना चाहिए। फिर भी इतनी सख्त व्यवस्था के बावजूद रिपोर्टों के बीच पक्षियों से टकराव, यांत्रिक विफलताएं और अन्य घटनाओं के बारे में एक विशेष दस्तावेज सुरक्षित है। यह संपूर्ण गोपनीय के निशान के बिना है। यह किसी गुप्त ताले या सील किए गए फाइल में नहीं है। यह सामान्य कार्डबोर्ड बॉक्स में आराम से रखा है, जिसे हर कोई देख सकता है जो जानता है कि खोजना है। इस मामले का नंबर है AC577086। इस अनूठी फाइल तक पहुंचने के लिए आपको ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं के पूरे जाल को पार करना होगा। पहले एक अनुरोध भेजें, कई फॉर्म भरें, हफ्तों या महीनों का इंतजार करें। बीमाकर्ता या विमानन शोधकर्ताओं की ओर से आए अनुरोधों के अभिलेखागारकर्ता बिना विशेष रुचि और संयमित उदासीनता के आपको एक ट्रॉली पर पड़ी धूल भरी बॉक्सों से भरे ट्रॉली देंगे, जिन पर कई लेबल और लिखावट हैं। और इनमें से ही एक बॉक्स में सैकड़ों जैसे ही वही मिलेगा। फीकी पड़ चुकी कवर, पीली हुई कागज, सूखे तकनीकी डेटा, तालिकाएं, योजनाएं और विमान के प्रकार का विवरण। इस फाइल में उड़ान संख्या, मार्ग, मौसम की स्थिति, सब कुछ सामान्य और परिचित है। लेकिन जब आप इसे खोलेंगे और चालक दल और नियंत्रण केंद्र के बीच बातचीत की संलग्न ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना शुरू करेंगे, तो शरीर में धीरे धीरे ठंडक फैलने लगेगी। पहले पायलटों और नियंत्रकों की सूखी, पेशेवर भाषा, फिर अचानक टोन का परिवर्तन, उनमें भ्रम, चिंता और अंत में स्पष्ट और छुपाने योग्य भय दिखाई देने लगेगा। पन्ने पर लिखे शब्द आसपास की संख्याओं और योजनाओं से मेल नहीं खाते। वे एक ऐसी घटना का वर्णन कर रहे हैं जो भौतिकी और विमानन नियमों के अनुसार संभव नहीं थी। यह एक ऐसी घटना का विवरण है जो न केवल तकनीकी मानकों का उल्लंघन करती है, बल्कि प्रकृति के नियमों का भी उल्लंघन करती है। इस मामले की मुख्य बात में जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी मदद का अनुरोध करना चाहता हूं। आपका ध्यान और रुचि इस मामले में सबसे बड़ा योगदान है। इस मामले को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिस्टम में एक अपवाद है, एक बहुत जटिल जाल में एक विफलता। यह दस्तावेज स्पष्ट उत्तर नहीं देता, बल्कि एक मुख्य सवाल पूछता है। तब क्या था जो 747 मालवाहक बोइंग को तब पीछा कर रहा था, जब वह 22 नवंबर 1999 को ध्रुवीय रात की बर्फीली अंधकार में फंसा था? और क्यों घटना की पूरी सच्चाई इतनी खतरनाक साबित हुई कि उसे जीवित ही बौद्धिक झूठ और गोपनीयता की परतों के नीचे दफन करना पड़ा? आज हम इस मामले की अपनी खुद की जांच करने का प्रयास करेंगे। हम अभिलेखागार खोलेंगे, कदम दर कदम हर लाइन का विश्लेषण करेंगे, हर रडार संकेत, हर तकनीकी विवरण। हम समझना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि आधिकारिक अधिकारियों ने इस मामले को अंत तक पहुंचाने का साहस नहीं किया। घटना की मास्ताबता और रहस्यमयता को पूरी तरह से समझने के लिए पहले उस दृश्य की कल्पना करना जरूरी है, जिसमें आज भी अपने पहले उड़ान के आधी सदी बाद यह प्रसिद्ध विमान लोगों में श्रद्धा और प्रशंसा जगाता है। इसकी कहानी केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी सपने का सच्चा साक्ष्य है, जो धातु और पंखों में साकार हुआ है। और यह उन इंजीनियरों की प्रतिभा और दृढ़ता का उदाहरण है जिन्होंने इसे बनाया। 60 के दशक के मध्य में 20वीं सदी के पैन अमेरिकन एयरलाइंस, जो उस समय विश्व नागरिक उड्डयन का प्रमुख माना जाता था, ने प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी बोइंग से एक बहुत ही साहसी
और दुस्साहसी अनुरोध किया। उन्हें एक ऐसा विमान चाहिए था जो उस समय मौजूद सभी विमानों से दोगुना बड़ा हो और साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों के लिए महाद्वीपीय उड़ानों को अधिक सुलभ बनाने की क्षमता रखता हो। कई विशेषज्ञों का मानना था कि ऐसी चुनौती लगभग असंभव है, लेकिन जॉ सैटर के नेतृत्व में एक इंजीनियरिंग टीम ने इस चुनौती से डर नहीं मानी। उन्होंने एक अनूठी वस्तु बनाने का काम शुरू किया जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान बनना था। इसके लिए उन्होंने वॉशिंगटन राज्य में उस समय के इतिहास में सबसे बड़े विमान निर्माण कारखाने का निर्माण किया ताकि एक वास्तव में विशाल उड़ान यान का निर्माण किया जा सके। परिणाम स्वरूप प्रसिद्ध बोइंग 747 का जन्म हुआ। इसकी संरचना में 4 शक्तिशाली प्रैट एंड विटनी JT9D इंजन थे जो अपने आकार और शक्ति में छोटे वाहनों के बराबर थे। फ्यूजलाज पर एक विशिष्ट कूबड़ था। यह पायलटों का कक्ष और प्रथम श्रेणी का सैलून था जो विलासिता और आराम का प्रतीक बन गया। इस विशालकाय के पंखों का फैलाव 60 मीटर तक पहुंचता था और इसका वजन 3 लाख टन से अधिक था। यह केवल एक विमान नहीं था, बल्कि एक वास्तविक उड़ने वाला इंजीनियरिंग चमत्कार था। एक चमत्कार जिसने विमानन की क्षमताओं की धारणा को बदल दिया। विमान का बोर्ड नंबर 8 सीमांत 13 था, जो उड़ान संख्या 116 के तहत उड़ान भर रहा था, और यह इस अनूठे विमान का मालवाहक संस्करण था। बोइंग 747 एक असली कामकाजी घोड़ा था, जिसमें यात्री आराम का कोई खास आकर्षण नहीं था, लेकिन इसकी शक्ति, सहन शक्ति और लोड क्षमता बहुत अधिक थी। इसका विशाल नाक कवर ऊपर उठ सकता था, जिससे एक बड़ा ट्रायम खोल जाता था, जो 100 से अधिक टन माल ढोने में सक्षम था। उस दिन इसका ट्रायम बोझ से भरा हुआ था, जिसमें हजारों बॉक्स थे, जिनमें फ्रांसीसी युवा वाइन बोजोव था, जो 1980 के दशक में दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय था। उन वर्षों में इस वाइन का बाजार में बहुत प्रचलन था और हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को विश्व भर में ताजा फसल की डिलीवरी के लिए एक वैश्विक दौड़ शुरू होती थी, न्यूयॉर्क से टोक्यो तक। इसलिए उड़ान संख्या 116, 128 केवल एक मालवाहक उड़ान नहीं थी। यह इस पूरे उत्साह का हिस्सा थी जो मूल्यवान और बहुत नाजुक माल को जल्दी पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। इस विमान का कॉकपिट, जो 1946 में बनाया गया था, 2 युगों का अनूठा मेल था। एक ओर इसमें 1960 के दशक की विरासत मौजूद थी, कई एनालॉग डायल, टम्बलर और स्विच। दूसरी ओर पहले क्रिस्टल लाइन डिस्प्ले भी दिखाई देने लगे थे, जो भविष्य की कांच की कॉकपिट का अग्रदूत थे। इस विशाल और जटिल मशीन को नियंत्रित करने के लिए केवल सबसे अच्छे और प्रशिक्षित पायलट ही सक्षम थे। ऐसे ही एक पायलट थे कप्तान केंजी टेराउटी। उनकी उम्र 47 साल थी और आकाश ही उनका जीवन और भाग्य था। वह केवल इस एयरलाइनर के चालक नहीं थे, बल्कि एक अनुभवी पेशेवर थे। उनका करियर जापान की आत्मरक्षा बलों में शुरू हुआ, जहां उन्होंने F-86 और F-104 स्टारफाइटर लड़ाकू विमान उड़ाए। इन विमानों में पायलट से पूर्ण सटीकता, त्वरित प्रतिक्रिया और बिना गलती के दृष्टि की आवश्यकता होती थी, क्योंकि यहां गलतियां महंगी पड़ सकती थीं। वह तीव्र गति, उच्च गुरुत्वाकर्षण और असामान्य परिस्थितियों के अभ्यस्त थे। वायुसेना से सेवा समाप्त करने के बाद वह नागरिक हवाई सेवा में आए और जापान एयरलाइंस में सबसे सम्मानित कप्तानों में से एक बन गए। उनका उड़ान घंटा 10,000 से अधिक था। उनके बगल में दाहिने कुर्सी पर दूसरे पायलट ताकानोरी तामेफुजी आराम से बैठे थे। यह युवा पुरुष, अपने कप्तान से थोड़ा कम उम्र का, पहले ही अपने अनुभव और आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान बना चुका था। उसके पास 7,000 से अधिक उड़ान घंटे थे, जो उसकी पेशेवर योग्यता और उच्च स्तर की तैयारी का संकेत था। वह नया नहीं था, न ही उन पायलटों में से था जो अनुभव की कमी के कारण घबराहट या गलतियों की संभावना रखते हैं। उसके हाथ मजबूत थे और उसकी आंखों में वह शांति थी जो केवल लंबे वर्षों की उड़ान के बाद ही आती है। उपकरण बोर्ड के पीछे थोड़ी दूर एक विमान इंजीनियर बैठा था, कंपनी का अनुभवी वेटरन जिसकी लंबी सेवा और इम्पेकेबल प्रतिष्ठा थी। वह चालक दल की पीठ की ओर था और विशाल विमान की सैकड़ों प्रणालियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। उसकी उड़ान का घंटा 15,000 के करीब था और उसके अनुभव में कई ऐसी परिस्थितियां शामिल थीं जिनमें पूरी एकाग्रता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता था, क्योंकि उसकी अनुभव और पेशेवरता उसे इस हवाई जहाज की सुरक्षा का असली प्रहरी बनाती थी। तीनों पायलट, कप्तान, सह पायलट और बोर्ड इंजीनियर
अपने कार्य में माहिर और उच्चतम स्तर के पेशेवर थे। उनका संयुक्त उड़ान अनुभव और समृद्ध अनुभव मिलाकर लगभग 30,000 घंटे की उड़ान परीक्षण का समय था। यह चालक दल ऐसा था कि उसके लिए काम स्वचालित रूप से सामान्य दिनचर्या में बदल गया था, जिसमें वे पूरी आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करते थे। उनका हर कार्य, हर शब्द और हर कमांड सख्ती से प्रोटोकॉल और मानकों के अनुरूप था, जो वर्षों की सेवा के दौरान विकसित हुए थे। इसी बेदाग दृष्टिकोण के कारण उनकी प्रतिष्ठा और पेशेवर ईमानदारी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा का आधार बन गई थी। यही उच्च स्तर की कौशल और प्रतिष्ठा आगे चलकर मुख्य कारण बने कि कोई भी गलती या भ्रम का विश्वास नहीं करेगा, भले ही अचानक कुछ गलत लगे। उनका मार्ग दुनिया के सबसे कठोर और कम आबादी वाले मार्गों में से एक, तथाकथित ट्रांसपोलर कॉरिडोर, से गुजरता था। शीत युद्ध के युग में यह रास्ता सिर्फ यूरोप से एशिया का छोटा मार्ग नहीं था, बल्कि इसकी रणनीतिक महत्ता भी थी। यह सोवियत संघ के क्षेत्र से बचकर जाने का रास्ता था, जिससे इसकी मांग बहुत थी। हालांकि समय और ईंधन की बचत के लिए कीमत बहुत अधिक चुकानी पड़ती थी। इस मार्ग को पायलटों ने भूतिया कहा था और यह एक विशेष वातावरण से घिरा हुआ था। ग्रीनलैंड, कनाडा और अटलांटिक के बर्फीले रेगिस्तान के ऊपर बड़े हिस्सों में पायलट पूरी तरह से अकेलेपन का अनुभव करते थे, जहां रेडियो संचार केवल सीमित दूरी तक और सीधी दृष्टि में ही काम करता था। बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग असंभव हो जाता था। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें छोटी तरंग संचार पर भरोसा करना पड़ता था, एक जटिल और अविश्वसनीय प्रणाली जो आयनोस्फीयर से परावर्तनों के माध्यम से लाखों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती थी। यह एक विशेष प्रकार का नेविगेशन था जो कला में बदल गया था। जब उड़ान उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के करीब पहुंचती, तो सामान्य कंपासें बेकाबू हो जाती और गलत दिशा दिखाने लगती। तब पायलटों को अपने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर भरोसा करना पड़ता था। जटिल गायरोस्कोपिक उपकरण जो उड़ान के प्रारंभिक बिंदु से मार्ग का हिसाब रखते थे, लेकिन इनका एक दोष था कि समय के साथ इनकी त्रुटि बढ़ती जाती थी, जिससे नेविगेशन और भी कठिन हो जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में इस मार्ग से उड़ान भरने वाला हर पायलट पूरी तरह से स्वायत्त होने के लिए तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में मदद की उम्मीद करना संभव नहीं था। यह दुनिया ऐसी थी जहां एकमात्र संवाददाता खामोश उपकरण और खड़कते हुए रेडियो की आवाजें थीं। एक ऐसी दुनिया जिसमें स्थान अनंत और दबावपूर्ण प्रतीत होता था और ध्रुवीय रात अपने महीनों के सीमा पर पहुंच चुकी थी। ठीक इसी बर्फीले, मौन और शीतल वातावरण में अटलांटिक के हवाई क्षेत्र में इस कठोर और ठंडे शाम को उड़ान संख्या 168 प्रवेश कर रहा था, सबसे दूर और खतरनाक मार्गों में से एक। यह घटना शाम 17 बजे हुई। वे अचानक कहीं से प्रकट हुए, मानो अनपेक्षित मेहमान हों, लगभग 600 मीटर नीचे और नागरिक विमान से थोड़ी आगे दिखाई दिए। उस समय जब सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, ये वस्तुएं विमान के करीब नहीं आ रही थीं, अपनी इच्छा थोपने की कोशिश नहीं कर रही थीं, संपर्क नहीं कर रही थीं और पहचानने वाली रोशनी नहीं जला रही थीं। वे बस समानांतर मार्ग पर शांतिपूर्वक और चुपचाप आगे बढ़ते रहे, मानो अदृश्य छायाएं हों। इस स्थिति में पायलट का पहला विचार स्वाभाविक रूप से यह था कि ये संभवतः सेना के युद्धक विमान हैं। इस क्षेत्र में ऐसे वस्तुएं आम हैं और वे अचानक प्रकट हो सकती हैं, जिससे जिज्ञासा और सतर्कता बढ़ जाती है। हालांकि कुछ ही क्षणों में उनके व्यवहार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सावधानी बरतनी शुरू कर दी। ये आकृतियां न तो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं, न ही कोई ऐसा चाल चल रही थी जो पीछा करने या पहचानने के लिए सामान्य हो। उन्होंने अपनी रोशनी नहीं जलाई, न ही अपने बारे में संकेत दिए, और बस स्थिर होकर आसपास की स्थिति का निरीक्षण कर रहे दो अदृश्य पर्यवेक्षक या प्रहरी की तरह खड़ी थीं। अगले 7 मिनट तक बोइंग के कॉकपिट में तनावपूर्ण चुप्पी छाई रही। केवल इंजन की गड़गड़ाहट और उपकरणों की धीमी क्लिक की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मानो तकनीक खुद यह समझने की कोशिश कर रही हो कि क्या हो रहा है। चालक दल, जिसमें कप्तान, दूसरा पायलट और विमान तकनीशियन शामिल थे, इन अजीब रोशनी को चुपचाप देख रहे थे। उनके प्रकट होने का कोई तार्किक कारण खोजने का प्रयास कर रहे थे। हो सकता है कि यह किसी और नागरिक विमान की रोशनी हो जो नीचे की ओर जा रहा हो। लेकिन फिर सवाल उठता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस वस्तु को क्यों नहीं देखा? क्या यह कोई नया प्रकार का सैन्य ड्रोन हो सकता है? लेकिन फिर वे इतनी पास क्यों उड़ रहे थे नागरिक विमान के?
ये विचार हर उस व्यक्ति के मन में आए जो नियंत्रण कक्ष में था। तब कप्तान टेराउटी ने तय किया कि उन्हें एनकोरेज की ट्रैफिक कंट्रोल सेवा से संपर्क करना चाहिए। उस समय स्थानीय समयानुसार लगभग 17:18 हो रहे थे। उसी समय वह वाक्यांश सुना गया जिसने आधिकारिक रूप से इस घटना की शुरुआत का संकेत दिया। एक संकेत कि सब कुछ स्पष्ट रूप से आकार ले रहा है। चालक दल की पूछताछ का जवाब देते हुए ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा, कोच सेंटर, यह याल 169 है। ट्रैफिक की जानकारी मांगी जा रही है। उस समय, जैसा कि बाद में कप्तान ने कहा, उनका स्वर शांत था, यहां तक कि हल्की व्यंग्यपूर्ण भी, क्योंकि वह एक सरल स्पष्टीकरण की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जमीन से प्राप्त जवाब एक तरह का फैसला था जिसने स्थिति की कोई भी उम्मीद तोड़ दी। प्रसारण में कहा गया, याल 116 स्टार्ट, आपके क्षेत्र में सब साफ है। दोहराता हूं, ट्रैफिक नहीं है। यह जवाब एक गंभीर चेतावनी बन गया। यदि ट्रैफिक कंट्रोलर किसी अन्य विमान या वस्तु को नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब है कि इन अजीब रोशनी और आकृतियों के पास सक्रिय ट्रांसपॉन्डर नहीं है, जो आमतौर पर विमानों द्वारा पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसका अर्थ है कि स्थिति अब केवल अजीब नहीं, बल्कि संभावित रूप से खतरनाक हो गई है। और तभी, मानो आदेश मिल गया हो, ये वस्तुएं सक्रिय रूप से कार्रवाई करने लगी। दो आगे, जो पहले बाएं और थोड़ी नीचे लटक रही थीं, अचानक आश्चर्यजनक गति से पुनर्निर्मित होकर सीधे विमान के सामने आ गईं, 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। उनका आंदोलन तुरंत हुआ, बिना किसी स्पष्ट गति बढ़ाने, बिना तेज आवाज या टर्बुलेंस के निशान के। वे मानो एक स्थान से गायब हो गईं और तुरंत ही दूसरे स्थान पर प्रकट हो गईं, अपने स्थान को तुरंत बदलते हुए। अब चालक दल उन्हें अधिक विस्तार से देख सकता था। ये वस्तुएं अब केवल आग जैसी नहीं लग रही थीं, वे दो समान उड़ान यान थीं। अपने अगले बयान में कप्तान टेराउटी उनके नक्शे को विस्तार से दर्शाएंगे। वे सिकुड़े हुए सिलेंडर या कोनों के साथ हल्के से गोल किए गए चौकोर आकार की लग रही थीं। उनके आकार के बारे में उनकी गणना थी कि ये अपेक्षाकृत छोटे थे। इन्हें एक छोटे बिजनेस जेट के फ्यूजलैज से तुलना की जा सकती है। प्रत्येक के केंद्र में एक कतार आयताकार नोजल या छेद थे, जिनसे एक झिलमिलाती हुई प्रकाश निकल रही थी, जो क्रिसमस की लटकन जैसी चमक रही थी और उसकी तीव्रता बदल रही थी। इन वस्तुओं के किनारों पर आग जैसी चमक थी। कोई भी उड़ान यान, चाहे वह विमान हो, हेलीकॉप्टर या रॉकेट, वायु में गति को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार कार्य करता है। जड़त्व और हवाई गतिशास्त्र के नियम। उसकी दिशा या गति बदलने के लिए वायु प्रतिरोध को पार करना पड़ता है, साथ ही यान का वजन भी ध्यान में रखना पड़ता है। कल्पना कीजिए F-15 लड़ाकू विमान की, संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना का एक प्रसिद्ध और गर्व का प्रतीक। यह विमान पास की वायुसेना बेस पर आधारित है और इसका वजन लगभग 20 टन है। तेज मोड़ लेने के लिए विशेष रूप से सुपरसोनिक गति पर पर्याप्त खुला स्थान चाहिए, कम से कम कुछ दर्जन वर्ग किलोमीटर। ऐसी परिस्थितियों में पायलट को सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण का अनुभव होता है, 8 से कभी-कभी 9 गुना अधिक सामान्य धरती के दबाव से। इसका मतलब है कि उसका शरीर अपनी सीमाओं पर काम कर रहा है और विमान की संरचना लगभग टूटने के कगार पर है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी असामान्य वस्तु या गति असंभव लगती है। सब कुछ भौतिकी के नियमों के अनुसार ही दिखाई देता है। लेकिन ये नियम, जो कि अविभाज्य और स्थायी माने जाते हैं, उड़ान संख्या 668 के चालक दल के लिए पूरी तरह से अनदेखा कर दिए गए प्रतीत होते हैं। वे ऐसी वस्तुओं का निरीक्षण कर रहे थे जो मानव भौतिकी के नियम उनके लिए अस्तित्व में ही नहीं थे। ये अनजानी आकृतियां ऐसी चालें चला रही थीं जो आधुनिक तकनीकों के लिए संभव नहीं थीं। वे सीधे कोण पर मुड़ जाती थीं, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुरंत रुक जाती थीं और फिर इतनी ही तेजी से फिर से चलने लगती थीं। यदि इस तरह के यान के अंदर कोई व्यक्ति होता तो उसे बस दीवारों से कुचल दिया जाता, और यदि वह झात सामग्री से बने यान में होता तो उसे अविश्वसनीय गुरुत्वाकर्षण के कारण फाड़ कर रख दिया जाता। कप्तान टेराउटी, जो एक पूर्व लड़ाकू पायलट थे, के लिए यह सब एक बड़ा झटका था। वह केवल अज्ञात वस्तु को नहीं देख रहा था, वह ऐसी तकनीक से टकराया था जो ऐसा लगता था कि उसके उड़ान और भौतिकी के सभी ज्ञान का उपहास उड़ाती हो। इसके बाद 17 घंटे 23 मिनट पर, उस असंभव हवाई नृत्य के 5 मिनट बाद,
कप्तान टेराउटी फिर से आन कोरिज कमांड सेंटर के साथ संपर्क में आए। उसकी आवाज में अब न तो व्यंग्य था और न ही हताशा, बल्कि चिंता और तनाव की झलक थी। वह कह रहा था, अंकोरिज, हमारे सीधे रास्ते में दो वस्तुएं हैं। वे बहुत तेजी से मनूवर कर रही हैं। कृपया सैन्य रडार की जांच करें। एनकॉर्डिज के उड़ान नियंत्रण केंद्र में, जहां डिपैचर डेलॉयड ड्यूटी पर थे, जिन्होंने इस पद पर कार्ल हेंकी की जगह ली थी, अचानक उन्हें अपनी पीठ पर ठंडक का एहसास हुआ। वह यहाँ कई वर्षों से काम कर रहे थे और उन्होंने हर तरह का अनुभव देखा था, हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी से लेकर हिमपात और तेज टर्बुलेंस तक। लेकिन इस तरह का अनुभव उन्होंने कभी नहीं किया था। वह बार बार अपने डिस्प्ले की हरे प्रकाशमान स्क्रीन में झांक रहे थे और स्क्रीन पर केवल एक ही बिंदु था, रूट 661 का संकेत, जो जिद्दी होकर निर्धारित ट्रैक पर चल रहा था। तब उन्होंने अमेरिकी वायुसेना के क्षेत्रीय ऑपरेशंस केंद्र से संपर्क किया, जो एल्मेंडोर्फ एयरबेस पर स्थित था, जो अलास्का में नोरिड सिस्टम का मुख्य केंद्र था। यदि किसी ने आकाश में कुछ देखा था, तो वे ही थे। जवाब लगभग तुरंत आया और यह जापानी क्रू के शब्दों का पहला वस्तुनिष्ठ प्रमाण बन गया। जिस संपर्क का जिक्र हो रहा था, उसे प्राथमिक कहा जाता था, यानी यह पहला दर्ज किया गया संकेत था। सैन्य प्रणाली में शक्तिशाली रडार केवल यह नहीं सोचता कि वह लक्ष्य देख रहा है, वह वास्तव में परावर्तित संकेत प्राप्त कर रहा था। इसका मतलब था कि विमान के पास एक कठोर भौतिक वस्तु मौजूद थी। वह वस्तु ट्रांसपॉन्डर के बिना थी, यानी ऐसी डिवाइस के बिना जो उसकी पहचान कर सके, और यह वस्तु स्पष्ट रूप से इस स्थान पर नहीं होनी चाहिए थी। उस समय पूरी कहानी केवल पायलट की कहानी नहीं रह गई, यह एक दस्तावेजी रूप से पुष्टि की गई तथ्य बन गई, जिसे सैन्य स्रोतों के डेटा से समर्थन मिला। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ, वह किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सकता था। दो वस्तुएं जो विमान के सामने स्थिर थीं, अचानक तेज, चकाचौंध करने वाली रोशनी में चमक उठीं। बाद में कप्तान ने देखा कि आकाश में एक तेज प्रकाश फैल रहा है, मानो पूरे स्थान को भर रहा हो, उसे गर्माहट और मृदु प्रकाश से भर रहा हो। विमान के केबिन के उपकरण पैनल ने विशेष रूप से चमकना शुरू कर दिया, मानो किसी आंतरिक जादू का प्रभाव हो, और पायलट ने अपने चेहरे पर उस गर्माहट का अनुभव किया, जो सर्दियों की रात में आग की गर्मी जैसी थी, जब बाहर ठंड और बर्फबारी हो। यह अनुभूति संयोग नहीं थी, इस प्रकाश का स्रोत सीधे उसके सामने था। और तभी जब उसने ध्यान केंद्रित किया और ध्यान से देखा, तो उसे स्पष्ट हो गया कि यह अद्भुत प्रकाश कहां से आ रहा है। उसके सामने दो छोटे उपकरण प्रकट हुए, जो पहले विमान के साथ थे और जो मामूली लग रहे थे। वे केवल निगरानी के उपकरण थे, उन्नत अवलोकन उपकरण। लेकिन उनकी असली भूमिका बहुत आसान नहीं थी। गहरी ध्रुवीय अंधकार से, उत्तर आकाश के अनंत काले गर्त से, धीरे धीरे और चुपचाप किसी बहुत बड़े और रहस्यमय वस्तु का रूप उभर रहा था। यह आकृति इस तरह दिख रही थी जैसे इसे रात से बुना गया हो, उस सबसे अंधेरी और मौन अंतरिक्ष की सबसे शांतिपूर्ण हिस्से से। यह धीरे धीरे प्रकट हो रहा था, मानो गर्त से धीरे धीरे बाहर खींच रहा हो, और ऐसा अनुभव हो रहा था कि इस विशाल वस्तु के अंदर कुछ अवर्णनीय, अधिक भव्य और प्राचीन छुपा है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कप्तान टेराउटी का पेशेवर आत्मनियंत्रण, जो अपने करियर में 10,000 से अधिक घंटे उड़ान भरा चुका है, सैन्य पायलटों की स्कूल से गुजर चुका है और सबसे चरम परिस्थितियों का अभ्यस्त है, एक ही पल में गायब हो गया। उसकी आंतरिक आवाज, जो शांति और सटीकता की अभ्यस्त थी, अचानक टूट गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है कि उसकी आवाज, जो सामान्यतः शांत और संयमित रहती थी, टूटकर भयभीत चीख में बदल जाती है। वह कोशिश करता है कि जो देख रहा है उसे समझाए, लेकिन शब्द घटनाओं से पहले ही भागने लगते हैं और उसे सही शब्द चुनने में कठिनाई होती है। उसके सामने एक विशाल वस्तु प्रकट हुई और उसने उसकी आकृति का वर्णन करने की कोशिश की। उसने उसे अखरोट से तुलना की, क्योंकि यह सबसे करीबी तुलना थी जो वह सोच सकता था। यह वस्तु पूरी तरह से अंधेरी, मटमैली थी, बिना किसी प्रकाश स्रोत के, लेकिन इसकी रेखाएं इतनी स्पष्ट थीं कि मानो वे सितारों भरे आकाश के पीछे उभर रही हों। यह आकाश का एक हिस्सा ढक रहा था, इसलिए इसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। प्रकाश की अनुपस्थिति के बावजूद इस रहस्यमय शरीर का आकार वास्तव में अविश्वसनीय था। कप्तान टेराउटी के अनुसार यह कम से कम 2 गुना बड़ा था विमानवाहक पोत से। यदि उदाहरण दिया जाए
तो आधुनिक परमाणु विमान वाहक पोत निमित्ज की लंबाई 330 मीटर से अधिक है और उसकी ऊंचाई जलरेखा से मस्तूल की चोटी तक लगभग 77 मीटर है। यह एक तैरता हुआ शहर है। लेकिन नया वस्तु जिसे यालमिनस के चालक दल ने देखा, उसकी अनुमानित चौड़ाई 600 से 900 मीटर के बीच थी। यह इतना विशाल था कि दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान बोइंग 747 इस विशालकाय को देखकर केवल एक मक्खी जैसी प्रतीत होगी। दो छोटे खुफिया जहाज जो अपना कार्य कर रहे थे, इस दैत्य के करीब आए और संभवतः इसके अंदर प्रवेश कर गए या उससे जुड़ गए। उनके प्रकाश बुझ गए और अब यालमिनस का 160 का उड़ान इस अनंत मौन और अनंत विशाल छाया के साथ अकेला रह गया। पृथ्वी पर नियंत्रण कर्मी सावधानी से घटनाक्रम को सुन रहे थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि पायलट तनाव के दबाव में पूरी तरह से पागल हो गया है, लेकिन अचानक उनके स्क्रीन नई संकेतों से जगमगा उठे। उस स्थान के पास जहां यालमिन्स 160 की मशीन वास्तविकता में मौजूद थी, एक और धुंधली लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही चमक दिखाई दी। यह चमक बहुत बड़ी और धुंधली थी, लेकिन इसकी उपस्थिति को सैन्य कमांड के विशेषज्ञों ने एल्मेंडोर्फ बेस से पुष्टि की। उन्होंने विमान के बर्थ के पीछे एक शक्तिशाली प्राथमिक संपर्क दर्ज किया। इस संपर्क का आकार इतना बड़ा था कि पहली बार कप्तान और क्रू के अन्य सदस्य उसकी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। वे केबिन की खिड़कियों के पास खड़े थे और अपने सामने ही हो रही घटना को देख रहे थे। जिस वस्तु का उल्लेख किया जा रहा था, वह इतनी करीब थी कि वे उसकी सतह पर कुछ विवरण देख सकते थे। ये विवरण उभार या पैनल जैसे दिख रहे थे। हालांकि अंधकार और सीमित दृश्यता के कारण वे सटीक विवरण नहीं दे सके। वे इस बात से हैरान थे कि यह वस्तु कितनी विशाल थी। जब उनका विमान बोइंग फेयरबैंक्स क्षेत्र के पास पहुंचा और क्षितिज पर बड़े शहर की रोशनी चमकी, तो आकाश की सीमा रोशनी से जगमगा उठी और वह वस्तु अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह हवा में घुल गई हो, उतनी ही तेजी से जितनी कि वह आई थी, बिना किसी निशान के गायब। रडार स्क्रीन और सैन्य अधिकारियों के संकेतकों से उस रहस्यमय वस्तु का निशान एक ही पल में गायब हो गया। कप्तान टेराउटी ने फुसफुसाते हुए रिपोर्ट दी कि आकाश साफ है और क्षितिज पर कोई खतरनाक वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। उस समय लगभग 6:23 हो रहे थे, जब उड़ान संख्या 168, जिसने उड़ान के दौरान 1 टन से अधिक ईंधन खर्च किया था और कभी-कभी खतरनाक और कठिन मैनूवर किए थे, अंततः एनकोरेज हवाई अड्डे पर उतर गई। क्रू का रंग फिका पड़ा था। वे चुप थे और स्पष्ट रूप से इस घटना से स्तब्ध थे। वे जीवित तो बचे थे, लेकिन उनकी परीक्षाएं अभी शुरू हुई थीं। जैसे ही विमान जमीन से टकराया, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के जांचकर्ता और वायुसेना के प्रतिनिधि बोर्ड में चढ़ गए। क्रू का पूछताछ कई घंटों तक चली। जब कप्तान टेराउटी थोड़े शांत हुए और होश में आए, तो उन्होंने विस्तार से और व्यवस्थित रूप से बताया कि उन्होंने क्या देखा और उस समय क्या हो रहा था। उन्होंने वस्तु का आकार और आकृति दिखाने वाली चित्रण भी प्रस्तुत की। जांचकर्ताओं ने उन्हें स्थिर चेहरे के साथ सुना, न तो आश्चर्य या संदेह का कोई संकेत दिखाया, और लगभग तुरंत ही जांच के दौरान सब कुछ अलग दिशा में जाने लगा। सच्चाई की खोज और घटना का स्पष्टीकरण खोजने के बजाय मामला गवाहों को बदनाम करने की दिशा में बढ़ने लगा। क्रू का शराब और नशीली दवाओं की जांच की गई। मनोवैज्ञानिकों ने उनका सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और सभी परीक्षणों ने उनकी पूरी मानसिक स्थिरता और सोब्राइटी की पुष्टि की। फिर जांच दूसरी दिशा में बढ़ने लगी। पहली आधिकारिक धारणा सामने आई जो देखी गई वस्तु का स्पष्टीकरण दे सकती थी। उस धारणा के अनुसार पायलटों ने वीनस या जुपिटर ग्रह की रोशनी देखी थी। यह धारणा तार्किक लग रही थी, क्योंकि चमकदार ग्रह वास्तव में असामान्य रोशनी की तरह दिख सकती थी और यहां तक कि गतिशील वस्तु भी प्रतीत हो सकती थी। हालांकि इसके तुरंत बाद खगोल शास्त्रियों ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने पुष्टि की कि उस समय उस क्षेत्र में कोई भी चमकदार ग्रह नहीं था। इसके अलावा कोई भी ग्रह इस तरह से मैनूवर नहीं कर सकता कि वह झूठे रडार संकेत बनाए। इसलिए यह संस्करण असफल साबित हुआ। अगला अनुमान जो सामने आया वह वातावरणीय घटनाओं से संबंधित था। चर्चा थी तापमान विपरीतता की, एक दुर्लभ और असामान्य मौसमी स्थिति जिसमें गर्म हवा की परत ठंडी के ऊपर आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में आकाश में प्रकाश और वस्तुएं विकृत हो सकती हैं, जिससे भ्रांतियां और झूठे प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन यह भी संस्करण जांच में खरा नहीं उतरा। उस क्षेत्र में स्थापित मौसम सेंसरों ने
किसी भी तापमान विपरीतता को दर्ज नहीं किया और रडार स्टेशनों ने भी इन प्रभावों से होने वाले विकृतियों को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि झूठी निशानियां कोई समझदारी या नियंत्रित चाल नहीं दिखा रही थीं। अंततः सबसे अंतिम, अधिक आधिकारिक संस्करण प्रस्तावित किया गया, जो जांच की अंतिम रिपोर्ट में शामिल हुआ। इस अनुमान के अनुसार वायु में बर्फ के क्रिस्टल तैर रहे थे। इसके अनुसार ये क्रिस्टल चांद की रोशनी और पृथ्वी की सतह से निकलने वाली रोशनी को परावर्तित कर एक ऑप्टिकल भ्रांति पैदा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आकाश में कोई वस्तु है और रडार ने उस पर परावर्तन दर्ज किया, जो कि एक वस्तु जैसी दिख रहा था। जब सभी संकलित तथ्यों का व्यवस्थित विश्लेषण किया गया, तो शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के पास घटना की पूरी तस्वीर थी। हर छोटी से छोटी बात, हर विवरण एक साथ मिलकर एक समग्र चित्र बनाते गए, जो कप्तान टेराउटी के शब्दों की पुष्टि कर रहा था। इस व्यक्ति ने, जिसने साहस और स्थिरता दिखाई, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, ताकि वे सभी सच्चाई जान सकें। बाद में वॉशिंगटन में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्यालय में आयोजित एक विशेष प्रस्तुति में उन्होंने सभी उपलब्ध सबूत क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किए। हॉल में चुप्पी छाई थी। कोई भी उपस्थित व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं खोज पा रहा था। कहानी अविश्वसनीय और लगभग कल्पनाशील लग रही थी, लेकिन सभी सामग्री और साक्ष्य सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकृत और पुष्टि किए गए थे। कुछ दिनों बाद खुद कैलाहान की कहानी के अनुसार उन्हें फोन आया, जिसमें खुद को राष्ट्रपति रिगन की टीम के वैज्ञानिक खुफिया एजेंसी के कर्मचारी और केंद्रीय खुफिया एजेंसी के एजेंट बताया गया। उन्होंने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के एक तकनीकी केंद्र में मुलाकात तय की। वहां विशेषज्ञों और विशेषज्ञों के सामने कैलाहान ने फिर से अपने सभी संकलित सामग्री और सबूत दिखाए, जो उनके शब्दों की पुष्टि कर रहे थे। उनके रिपोर्ट के बाद एक उपस्थित व्यक्ति, जो कड़ी सूट में था और गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था, बोला, यह घटना कभी नहीं हुई। हमने कभी मुलाकात नहीं की और इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। हम इस मामले से जुड़े सभी सामग्री और दस्तावेज जब्त कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद कैलाहान और उसकी टीम से कहा गया कि वे गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करें। उन्हें सख्ती से आदेश दिया गया कि वे इस घटना को भूल जाएं, इसे अतीत में छोड़ दें और किसी भी परिस्थिति में इस बारे में बात न करें। कैलाहान के पास जो एकमात्र बचा, वह था अपने कार्यालय में मूल रिपोर्ट और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रति छुपाना, ताकि उनके पास सबूत के रूप में रह सके। सभी अन्य सामग्री जब्त कर ली गई, गुप्त कर दी गई और हमेशा के लिए जनता से छुपा दी गई। आखिर क्यों ऐसी कड़ी कार्रवाई की गई? क्यों उच्च स्तर की सेवाओं ने उस सामान्य से दिखने वाले अनजान उड़ान वस्तु की निगरानी में इतनी असामान्य रुचि दिखाई? इसका जवाब खुद भू राजनीतिक स्थिति की प्रकृति में छिपा था। यह घटना 60 के दशक में ठंडे युद्ध के चरम पर हुई, जब हर देश अपनी रक्षा मजबूत करने और विश्व की स्थिति पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहा था। उस समय अलास्का को अमेरिका का सुरक्षा कवच माना जाता था, जो सोवियत संघ के खिलाफ था। यहां उत्तरी अमेरिकी वायु आकाश रक्षा कमान की रडार प्रणालियां स्थित थीं, जो संभावित सोवियत परमाणु हमले का समय रहते पता लगाने के लिए थीं। और इसी सुरक्षित वायु क्षेत्र में सबसे आधुनिक उपकरणों से सुरक्षित आधे घंटे तक एक अनजान विशाल आकार की वस्तु बिना किसी दंड के उड़ रही थी। यह तकनीकें ऐसी थीं जो अमेरिकी या सोवियत वैज्ञानिकों और सैनिकों को झात सभी चीजों से कहीं अधिक उन्नत थीं। ये तकनीकें अद्भुत और आधुनिक साधनों और ज्ञान से परे प्रतीत हो रही थीं। इस तथ्य को मानना मतलब था कि पूरे रक्षा तंत्र की असुरक्षा स्वीकार करना, जिससे व्यापक आतंक और स्थिति का अस्थिर हो जाना संभव था। इसलिए इस घटना को किसी भी कीमत पर छुपाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक बकरा चाहिए था, एक व्यक्ति जो इस असली या नकली घटना का प्रतीक बन सके और सरकार का चेहरा बचा सके। वह व्यक्ति बने कप्तान केंजो टेराउटी। इम्पेकेबल प्रतिष्ठा और उच्च पेशेवर कौशल के बावजूद उसे उड़ान सेवा से हटा दिया गया और कार्यालयीन काम पर स्थानांतरित कर दिया गया, जैसे कि वह आसानी से आरोपित किया जा सके और उससे छुटकारा पाया जा सके। वह प्रणाली का शिकार बन गया, जिसने किसी भी कीमत पर मामला दबाने का फैसला किया था। लेकिन दबाव और धमकियों के बावजूद टेराउटी ने अपने बयान कभी नहीं छोड़े। वह लगातार यह दावा करता रहा कि उसने जो देखा वही देखा और उसके पास सबूत हैं। अपनी मृत्यु तक, जो 2009 में हुई, उसने दृढ़ता से कहा, मुझे पता है कि मैंने क्या देखा और उनके पास सबूत हैं। GL 159
उड़ान का मामला केवल आकाश में अनजान वस्तुओं की निगरानी का ही नहीं, बल्कि एक दस्तावेजीकृत घटना है जिसमें उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञों और गवाहों के बयान शामिल हैं। आधिकारिक व्याख्या कहती है कि इस मामले में बर्फ के क्रिस्टल थे जो वायु में बने थे। हालांकि यदि थोड़ी गहराई में जाकर उन अभिलेखागारों को देखें जो अभी भी गुप्त संग्रहालयों में रखे गए हैं, तो आप एक पूरी अलग तस्वीर देख सकते हैं। वहां पुरानी रडार रिकॉर्डिंग की फिल्में सुरक्षित हैं, जिनमें कुछ और ही दिख रहा है। इन रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि विशाल बोइंग 747 एक छोटी खिलौने जैसी मॉडल लग रही है और उसके पीछे एक विशाल छाया है जो एक बड़े विमानवाहक पोत के आकार की है। जब तक ये अभिलेखागार बंद हैं और आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, रहस्यपूर्ण उड़ान संख्या 168 का रहस्य अनसुलझा ही रहता है। यह मामला हमें याद दिलाता है कि तकनीक के युग में भी जब लगभग हर चीज पर नियंत्रण संभव है, तब भी कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से परे है। आधिकारिक रिपोर्ट की सूखी लाइनों के पीछे क्या छुपा है? विवरणों में कौन से रहस्य छिपे हैं? संभवतः यह उस समय हुई मौसम संबंधी असामान्यता के बारे में हो, या फिर तथ्यों को जानबूझकर छुपाने का प्रयास हो सकता है जो इतिहास के प्रवाह को बदल सकते थे। ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और हर कोई अपनी कहानी का संस्करण प्रस्तुत कर सकता है। कुछ का मानना है कि यह असामान्य मौसम घटनाओं के बारे में था, जबकि अन्य का मानना है कि यह कुछ अधिक महत्वपूर्ण और खतरनाक छुपाने का प्रयास हो सकता है। टिप्पणियों में आप अपनी अनुमान और सिद्धांत साझा कर सकते हैं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन और ध्यान हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आपका हर विचार इस विषय की रुचि को समझने में मदद करता है। इन रहस्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का महत्व न भूलें।